हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें का ये अगला पार्ट है। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर्स से रिलेटेड प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार गांव एक समुदाय है जो कि निष्ठा की मांग करता है। मतलब गांव को इन्होंने एक समुदाय माना और बताया कि गांव के लोग ये डिमांड करते हैं या एक समुदाय के तौर पर वहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, किससे निष्ठा की डिमांड करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, उन सबसे जो वहाँ निवास करते हैं भले ही उनकी जाति कोई भी हो, उन सबसे जो उच्च जाति से संबंध है, उन सबसे जिनके पास संपत्ति का मुख्य स्वरूप भूमि है, उन सबसे जो कर्म एवं धर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो गांव को एक समुदाय की बात हो रही है और समुदाय में क्या होता है, वी फीलिंग होती है। निष्ठा का मतलब हो गया वी फीलिंग, और वी फीलिंग उन सभी में होगी जो कि गांव में निवास करते होंगे। वहाँ पर कास्ट और रिलीजन का मैटर नहीं है। गांव के प्रति वी फीलिंग आ ही जाएगी कि हमारा गांव, तो वी फीलिंग आ जाएगी उन सभी में जो वहाँ पर निवास करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किसने अधीनस्थों के अध्ययन में देवी आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया? वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन एन इम्पोर्टेंट प्लेस टू द देवी मूवमेंट इन द स्टडीज ऑफ सब अल्टर्न्स। तो सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव पूछ रहा है और साथ में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया था? तो ऑप्शन में है आपके डेविड हार्डीमैन, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, जी.एस. घुरिये। तो सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव और साथ में देवी मूवमेंट का अध्ययन किया था आपके डेविड हार्डीमैन ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास नहीं है? बुक इंग्लिश में देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ये वाली बुक इनकी है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बहुत फेमस है। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ये भी बहुत फेमस है। इंडियन विलेज ये पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास की नहीं है। तो ये यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये दुबे की है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद किया? मतलब मार्क्सवादी के बजाय मार्क्सशास्त्री कहलाना ज़्यादा प्रेफर किया है और भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच में मुठभेड़ यानी इनकाउंटर की द्वंद्वात्मक व्याख्या का प्रयास किया है। कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो कल मैंने बताया था कि हमारे एक भारतीय समाजशास्त्री हैं जो कि स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्सशास्त्री कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं। वो उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच में द्वंद्व की बात की है, उसकी व्याख्या की है। ऑप्शन में है आपके A.R. देसाई, D.P. मुखर्जी, डेविड हार्डीमैन और S.C. दुबे। सही उत्तर है यहाँ पर D.P. मुखर्जी। D.P. मुखर्जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं। ये स्वयं को मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद करते थे। इन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच में द्वंद्व की बात की है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अवयव आंतरिक प्रवसन यानी कि जन्म स्थान या मूल स्थान एवं गंतव्य स्थल के अनुसार से संबद्ध नहीं है? आंतरिक प्रवसन, तो गांव से गांव में प्रवसन, राज्य से राज्य में प्रवसन, या फिर गांव से नगर में, या फिर नगर से नगर में। तो आंतरिक प्रवसन की बात हो रही है। देखिए, गांव से गांव में तो ये तो बिल्कुल आंतरिक हो गया, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में, ये आंतरिक ही हो गया कि जैसा उसका जन्म स्थान पहले था, मतलब सेम चीज़ें हो गई। गांव से नगर ये भी आंतरिक हो गया। नगर से नगर ये भी आंतरिक ही है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई जा रहा है, मतलब कोई अगर यूपी का है और वो मुंबई में जा कर के काम कर रहा है, तो इसको हम आंतरिक प्रवसन नहीं कहेंगे, इसको बाह्य प्रवसन कहेंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राज्य से राज्य, ये सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राज्य से राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1818 में जब राजा राम मोहन राय ने अपनी मासिक पत्रिका संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया, तो रूढ़िवादियों की किस पत्रिका ने सती प्रथा का समर्थन एवं राय के विचारों का विरोध किया? मतलब 1818 में राजा राम मोहन राय की एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी। इसमें इन्होंने बताया कि सती प्रथा जो है एक ख़राब चीज़ है, हमें इसको बंद करना चाहिए। तो एक पत्रिका उसी समय पे थी जिसने क्या किया कि कहा सती प्रथा जो है अच्छी चीज़ है, उसका समर्थन किया और राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध किया। कौन सी पत्रिका थी? समाचार दर्पण,
ब्रह्म विचार, वैदिक इंडेक्स, कल्चर एंड सोसाइटी। तो उस पत्रिका का नाम था समाचार दर्पण। समाचार दर्पण ने 1818 में सती प्रथा का समर्थन किया और राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध किया, और जबकि राजा राम मोहन राय की पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, 19वीं एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति नहीं थी। मतलब जब हमारी सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें से कौन सी परिस्थिति ये ऑप्शन में से सही नहीं होगी। तो देखिए, राजनीतिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद का उदय या फिर अध्यात्मवाद। तो सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए राजनीतिक क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति जैसे थी, तो वो चीज़ हो गई। औद्योगिक क्रांति वो भी डेवलपमेंट में सहायक हुई है, उद्भव एवं विकास में सहायक रही है। पूंजीवाद के उदय ने भी कहीं ना कहीं उद्भव और विकास में सहायता प्रदान की है। लेकिन अध्यात्मवाद का समाजशास्त्र के विकास से या उद्भव विकास से कोई संबंध सीधा सीधा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है स्पिरिचुअलिज्म, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है कौन सी? सिद्धांत स्वयं में अमूर्त है, सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होना चाहिए, सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई तार्किक संबंध नहीं होता है, या फिर सिद्धांत की प्रकृति एवं संरचना निगमनात्मक होती है। तो सिद्धांत अपने आप में अमूर्त होते हैं, तथ्यों का अमूर्तीकरण है, ठीक है। अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होते हैं, ठीक है, ये सही है। और इसकी प्रकृति एवं संरचना निगमनात्मक होती है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कि सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में तार्किक संबंध नहीं होता है, मतलब वो चीज़ अतार्किक है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जो थियरी होती है वहाँ पर सीधा सीधा तार्किक संबंध होता है, अवधारणाओं में कार्य कारण संबंध होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये विशेषता नहीं है सिद्धांत की। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजशास्त्रीय सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतःसंबद्ध क्रम विन्यासों के युग्मों से है जिनसे आनुभाविक समरूपताओं को निर्मित किया जाता है। ये किसका कथन है? कोटेशन है, इंग्लिश में देख लीजिए। द टर्म सोशियोलॉजिकल थियरी रेफर्स टू लॉजिकल इंटरकनेक्टेड सेट्स ऑफ प्रोपोर्शंस फ्रॉम व्हिच एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटी कैन बी डेराइव्ड। ये किसने कहा था? ऑप्शन में है मर्टन, होमन्स, टलकट पार्सन्स या फिर इमाइल दुर्खीम। ये प्रश्न नेट में पूछा गया है, तो मुझे लग रहा है आप लोग इसको कर ले जाएंगे। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट मर्टन। समाजशास्त्री सिद्धांत का संबंध तार्किक दृष्टि से अंतः संबंधित क्रम विन्यासों के युग्मों से है, यानी कि इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ प्रोपोजिशन है एक तरीके की, जो कि लॉजिकली है। ये कथन है रॉबर्ट मर्टन का। अगला प्रश्न देखेंगे, संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? अंतर संबंधित भागों की, तर्क संगत चुनाव या विकल्पों की, प्रतियोगी अद्यतन की, या फिर संघर्षरत मूल्यों की। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव पूछ रहा है, सोसाइटी को क्या मानता है। तो अगर हम संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण से समाज को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंतर संबंधित भागों की व्यवस्था मानेगा, क्योंकि संरचनात्मक प्रकारवादी मानते हैं कि समाज जो है इंटर रिलेटेड पार्ट्स से बना है और सभी पार्ट्स उसको बनाए रखने में उसका योगदान देते हैं। तो हमें पार्ट्स का भी अध्ययन करना है और उनके योगदान का भी अध्ययन करना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बाकी संघर्षरत मूल्य हैं, तो ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दिखा रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये अंतर संबंधित भागों की, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये मानता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजशास्त्रियों का कौन सा युग्म संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है? पार्सन्स एवं मर्टन, शूट्ज एवं गारफिंकल, मार्क्स एवं गिडिंग्स, गोल्डनर एवं रिट्जर। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को इसमें से कौन से दो लोग हैं जो कि फॉलो करते हैं? ये भी आसान सा प्रश्न है और मुझे लग रहा है ये आप लोग कर ले जाएंगे। पार्सन्स एवं मर्टन ये जो हैं ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को फॉलो करते हैं, पार्सन्स एवं मर्टन।
ये सही युग्म है। इसके अलावा अगर शूज और गारफिंकल की बात करेंगे तो ये आपके फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी से संबंधित आ जाएंगे। और मार्क्स की बात करेंगे तो ये आपके कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। और गिडिंग्स जो हैं ये इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया था। और गोल्डनर और रिडजर जो हैं तो ये तो थिंकर फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पर पार्सन्स एवं मर्टन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्सन्स द्वारा दिए गए प्रतिमान चरों यानी पैटर्न वेरिएबल में कौन सा निजी हित बनाम सामूहिक हित की दुविधा से संबंधित है? प्रदत्त अर्जित या फिर सामूहिक अभिमुखन, स्व अभिमुखन, विसरता विशिष्टता या फिर स्थानीयता सार्वभौमिकता। क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। पार्सन्स ने जो पैटर्न वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें से कौन सा प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेस कलेक्टिव ऑब्लिगेशन से संबंधित है? तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देखिए, कलेक्टिविटी और सेल्फ ओरिएंटेशन। इसको हिंदी में कहेंगे सामूहिक अभिमुखन वर्सेस स्व अभिमुखन। यानी कि अगर हम बात करें निजी हित बनाम सामूहिक हित दुविधा की, तो उन्होंने ये टर्म दी थी सामूहिक अभिमुखन वर्सेस स्व अभिमुखन। ये यहाँ पर सही हो जाएगा पैटर्न वेरिएबल का। पार्सन्स में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है डिटेल में, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक सिद्धांत के प्रारूप का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम टर्नर द्वारा नहीं दिया गया है? अधि सैद्धांतिक रूपरेखा, विश्लेषणात्मक विन्यास, दार्शनिक विन्यास या फिर प्रस्ताव मूलक विन्यास। यानी कि टर्नर ने इसमें से कौन सा फॉर्मेट यूज़ नहीं किया है? मेटाथेरेटिकल स्कीम, एनालिटिकल स्कीम, फिलोसफिकल स्कीम या फिर प्रोपोजिशनल स्कीम। तो टर्नर ने जो है दार्शनिक विन्यास यानी कि फिलोसफिकल स्कीम, इसका यूज़ नहीं किया है, दार्शनिक विन्यास का प्रयोग नहीं किया है। बाकी टर्नर ने आधि सैद्धांतिक रूपरेखा बताई है, विश्लेषणात्मक बताई है और प्रस्ताव मूलक विन्यास बताया है। मेटाथेरेटिकल और उसके बाद एनालिटिकल और प्रोपोजिशनल स्कीम, तीन इन्होंने बताई हैं। थर्ड ऑप्शन जो फिलोसफिकल स्कीम है ये इन्होंने नहीं बताया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मर्टन ने अपने प्रकारात्मक विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक विशेषताओं का उपयोग किया है? अनुकूलित उन्नयन, एकीकरण एवं नियमन, समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण, सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधन। तो मर्टन ने कौन सा इसमें यूज़ किया है, कौन सा फैक्टर एक्सप्लेन करने के लिए, जो उनका प्रकारात्मक विश्लेषण का सिद्धांत था, फंक्शनल एनालिसिस का जो थ्योरी था। तो इन्होंने, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा मर्टन को ठीक से, तो उन्होंने बात की थी कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन, इनका मेल होना चाहिए। अगर इनका मेल नहीं होता है तो फिर जो है समाज में विसंगति आ जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका कल्चरल गोल यानी सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधनों की बात मर्टन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे परिणाम जो किसी भी विचाराधीन प्रणाली के लिए महज अप्रासंगिक हैं, उन्हें रॉबर्ट मर्टन ने किसकी संज्ञा दी है? अप्रकार्य, कुप्रकार्य, अप्रकार्य या फिर हाइपो प्रकार्य, यानी कि डिसफंक्शन, मैल फंक्शन, नॉन फंक्शन या फिर हाइपो फंक्शनल, किसकी थियरी दी है? ऐसी चीज़ें जो कि विचाराधीन प्रणाली के लिए अप्रासंगिक है, मतलब यूजलेस है, तो उनको हम क्या कहेंगे? तो मर्टन ने उनको क्या कहा है? देखिए, उनको मर्टन ने संज्ञा दी है अप्रकार्य की, कि नॉन फंक्शन, अप्रकार्य, ऐसे परिणाम जो कि विचाराधीन प्रणाली के लिए प्रासंगिक नहीं है, मतलब कुछ उनका काम नहीं है, यूजलेस टाइप है, उनको कहेंगे अप्रकार्य। और ये जो अपकार्य है यानी डिसफंक्शन, इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, नॉन फंक्शन कहा है उसको। और जो डिसफंक्शन की बात होती है, एक ऐसे परिणाम जो कि विचाराधीन प्रणाली में कुछ उल्टा पुल्टा कर दे, मतलब कुछ उसकी व्यवस्था को बिगाड़ दे, तो डिसफंक्शन हो गया, कि गलत परिणाम ले आए, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है नॉन फंक्शन, ये सही हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।